अप्रैल 2023 में बर्नार्ड आर्नो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज, अनलाइक दूसरे बिलियनर्स जो अमीर बने एक प्रॉब्लम का सल्यूशन बना के, बर्नार्ड ने किसी प्रॉब्लम का इनोवेटिव सल्यूशन नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने हम इंसानों का एक सबसे बड़ा मोटिवेशन एक्सप्लॉइट किया, डिजायर। लेकिन ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी। बर्नार्ड ने हॉस्टाइल टेकओवर्स किए, दुश्मनों को खरीदा और उनकी वीकनेसेस का फायदा उठाया, जिससे उन्हें निकनेम मिला द वुल्फ इन कैश्मीर। ये रेप्यूटेशन फाइनली अपने पीक पे पहुंच गई उनके बैटल विद गुची में, जो उनका सबसे ह्यूमिलिएटिंग फेलियर था। ये है बर्नार्ड आर्नो की कहानी, कैसे उन्होंने एक छोटे फैमिली बिजनेस को दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना दिया, द बिजनेस ऑफ सेलिंग डिजायर। आर्नो का जन्म 5 मार्च 1949 को रूबे, फ्रांस में हुआ था। उनका पहला प्यार म्यूजिक था, लेकिन जल्द ही उन्होंने समझ लिया कि उनमें कॉन्सर्ट पियानिस्ट बनने का टैलेंट नहीं है। इसीलिए इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद उन्होंने अपने फादर का सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस फेरेट सेवेनेल में काम करना शुरू किया। पहले आर्नो सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, लेकिन कम उम्र से ही वो बड़े बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोचते थे। उन्होंने अपने फादर को कन्विंस कर लिया अपनी इंजीनियरिंग कंपनी बेच के हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट में फोकस करने के लिए। उनके फादर इम्प्रेस हो गए और कंपनी का नाम फेरेनेल रखा गया और अगले साल आर्नो सीईओ बन गए। इवन दो ये सक्सेसफुल बिजनेस था, आर्नो का इंटरेस्ट सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं था। उन्हें लग्जरी ब्रांड्स, स्पेशली डियोर में बहुत दिलचस्पी थी। ये इंटरेस्ट उनकी माँ से आया था, जो हमेशा से डियोर परफ्यूम से ऑब्सेस थी। एक बार आर्नो यूएस गए और एक टैक्सी में बैठे। उनका एक्सेंट सुनकर ड्राइवर ने उनको बताया कि उसको फ्रेंच कल्चर और पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। आर्नो ने ड्राइवर से पूछा कि क्या वो फ्रेंच प्रेसिडेंट का नाम जानता है। ड्राइवर के जवाब ने आर्नो की जिंदगी बदल दी। मुझे आपके प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता, लेकिन मुझे क्रिस्टियन डियोर का नाम पता है। उस समय डियोर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। मार्सेल बोसाक एक सीरियल एंटरप्रेन्योर थे और 1946 में उन्होंने डियोर लॉन्च किया था। उन्होंने एक सिंगल फैक्ट्री शर्ट बिजनेस से शुरू किया और वहां से 60 टेक्सटाइल मिल्स खरीदे और अपने एम्पायर को बढ़ाया, जिसके पीक पर उनके 30,000 एम्प्लॉइज थे। डियोर के अलावा बोसाक के पास एक स्टड फार्म, घोड़े और 2 न्यूज़पेपर्स भी थे। फिर रियलिटी सामने आई। बोसाक की कंपनी सीरियस प्रॉब्लम में थी, बैंकरप्सी लगभग तय थी। बोसाक के पास और कोई ऑप्शंस नहीं थे, तो उन्हें अपने एसेट्स बेचने पड़े। कोर्ट ने बोसाक ग्रुप को अगैशे वेलेट नाम की एक होल्डिंग कंपनी को बेचने का आदेश दिया। अगैशे वेलेट ने बोसाक के लिए $164 मिलियन पे किए और 15 साल में कर्ज खत्म करने का वादा भी किया, लेकिन अगैशे वेलेट कर्ज नहीं चुका पाए। वो भी दिवालिया के कगार पे थे जब हमारे हीरो बर्नार्ड आर्नो ने एंट्री करी। 1984 में आर्नो ने $15 मिलियन में अगैशे वेलेट बोसाक को खरीदा। आर्नोल्ड फ्रांस के सबसे टफ सीईओ बन गए जब उन्होंने 2 साल में 9,000 एम्प्लॉइज को फायर किया और मीडिया वाले उन्हें द टर्मिनेटर कहने लगे। इतना पब्लिक क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी आर्नो ने कंपनी का लक पूरा बदल दिया। उन्होंने क्रिस्टियन डियोर और ले बॉन मार्श डिपार्टमेंट स्टोर के अलावा कंपनी के सारे एसेट्स बेच दिए और इसका रिजल्ट था कि 1987 तक कंपनी ने लगभग $2 बिलियन के आसपास रेवेन्यू इकट्ठा किया और $112 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। इस एक परचेस ने आर्नो को फैमिली बिजनेसमैन से लग्जरी ब्रांड्स का किंग बना दिया और वो फ्रांस के सबसे हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन बन गए। लेकिन आर्नो की कहानी तो बस शुरू हुई थी। अब उनके माइंड में एक नया टारगेट था, LVMH। ये किस्सा शुरू हुआ 1987 के स्प्रिंग में। एक लग्जरी स्पिरिट्स कंपनी मोएट हेनेसी के मैनेजर शेवलियर ने अपने कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक अजीब बात देखी। कोई बहुत सारे शेयर्स खरीद रहा था, जिससे स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा था। शेवलियर को डर लगा कि कोई टेक ओवर बिड चल रही है और कोई चुपके से शेयर्स को अक्यूमुलेट कर रहा है। उन्हें एक वाइट नाइट की जरूरत थी जो उन्हें बचाएगा। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेने के बाद उन्होंने एक आदमी को चुना, हेनरी रैकमियर। उस समय रैकमियर दुनिया के सबसे लग्जूरियस लेदर ब्रांड लुई वुइटन के मालिक थे। उन्होंने अपनी दोनों कंपनीज का मर्जर किया और LVMH बनाया। उनका प्लान था कि ये दोनों फैमिलीज का स्टॉक मिला के LVMH का 51% कंट्रोल उनके पास रहेगा, ताकि कोई हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर पाए। लेकिन मोएट हेनेसी वुइटन की रिलेशनशिप देर तक नहीं चली। कुछ हफ्ते के अंदर सारी पॉजिटिव फीलिंग्स खत्म हो गई। अब रैकमियर नंबर 2 स्पॉट पर थे और ये बात उन्हें सही नहीं लगती थी।
उन्होंने कुछ स्टेशनरी आइटम बनवाए जिसमें उनका नाम शेवलियर से ऊपर था। शेवलियर ने इस स्टेशनरी को गुस्से में डिस्ट्रॉय कर दिया। दोनों का ईगो ज़्यादा था और उनके बीच बहुत डिसएग्रीमेंट्स थे। शेवलियर को और भी चीज़ों की चिंता थी, खास करके उनके कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी भी बढ़ रहा था, मतलब अभी भी हॉस्टाइल टेकओवर के चांसेस थे। शेवलियर को फिर लगा कि उन्हें एक और वाइट नाइट की ज़रूरत है। इस बार उन्होंने गिनेस पीएलसी को चुना। शेवलियर ने पहले एलवीएमएच में गिनेस के लिए 3.5 स्टेक का प्रपोजल रखा, लेकिन इतना छोटा अमाउंट हॉस्टाइल टेकओवर के खिलाफ एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं दे सकता था। तो फाइनली शेवलियर ने स्टेक को 20% तक बढ़ा दिया। अपने कॉर्पोरेट दुश्मनों के इन एक्शंस को देखकर राकमियर ने अपने दोस्त बर्नार्ड आर्नो को फोन किया। राकमियर आर्नो को अपना यंग वर्जन मानते थे। राकमियर ने आर्नो से कहा कि वो एलवीएमएच के स्टॉक का 25% हिस्से का बिड करें, जो वुटॉन फैमिली के साथ मिलाकर दोनों ग्रुप को मेजॉरिटी कंट्रोल देगा। लेकिन आर्नो के साथ बात करने वाला सिर्फ राकमियर नहीं थे। शेवलियर ने आर्नो को अपनी तरफ जोड़ने के लिए एलवीएमएच में और बड़ा हिस्सा वादा किया और आर्नो ने साइड पलट लिया। इससे राकमियर बहुत नाराज हुए, और होना भी चाहिए, आखिर आर्नो को इस डील में लेके आने वाला राकमियर ही था। राकमियर ने फ्रस्ट्रेशन में तेजी से शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया और 33% कंट्रोल हासिल कर लिया। आर्नो ने भी उनको तगड़ा जवाब दिया। आर्नो ने 3 दिन में $600 मिलियन और इन्वेस्ट किया और 37.5% कंट्रोल हासिल कर लिया। ऐसे ही ये लड़ाई कई महीनों तक चलती रही। जब सब कुछ खत्म हुआ तो एंड में सिर्फ आर्नो को कंपनी का कंट्रोल मिल गया। आर्नो ने एक एम्बिशियस प्लान को फॉलो किया, इसमें एक्विजिशंस और यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शामिल थी। पहले 11 साल में एलवीएमएच ने 5 गुना प्रॉफिट रिपोर्ट किया। इसी तरह एलवीएमएच की मार्केट वैल्यू भी 15 टाइम्स बढ़ गई। एलवीएमएच ने फैशन के सबसे बड़े ब्रांड्स को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया, जिसमें गुरलेन, लो, मार्क जेकब्स, सेफोरा, थॉमस पिंक, एमिलियो पुची, फेंडी और डीकेएनवाई कुछ एग्जांपल्स हैं। आर्नो को पता था कि और बड़े प्रॉफिट्स कमाने के लिए उन्हें यूएस मार्केट में डोमिनेट करना होगा। 1999 में न्यूयॉर्क में उन्होंने एलवीएमएच टावर एस्टैब्लिश किया। ऐसा लगता था कि आर्नो को कुछ भी नहीं रोक सकता है, और उन्होंने अपनी नज़र एक नए निशाने पर रखी, गुची। डोमिनिको डिसोल ने गुची के साथ एक शानदार साल गुजारा था। उन्होंने स्टॉक प्राइस को लगभग दुगना कर दिया था, $32 से $56 तक। उनके स्टार डिज़ाइनर टॉम फोर्ड दुनिया भर में फेमस थे। गुची अब वो स्ट्रगलिंग बिजनेस नहीं था जो 5 साल पहले था, जब डिसोल ने टेक ओवर किया था। डिसोल चाहते थे कि गुची दुनिया भर में डोमिनेंट और रिस्पेक्टेबल फैशन जायंट बने, लेकिन उनके मन में एक डर था, बर्नार्ड आर्नो। 1 साल से ये अफवाह चल रही थी कि बर्नार्ड गुची को टेक ओवर करना चाहते हैं, इसीलिए डिसोल बहुत ही हाई अलर्ट पे थे। लेकिन जनवरी 5, 1999 में उन्हें लुई वुटॉन के प्रेसिडेंट ईव्स कार्सेल का फ़ोन आया। उन्होंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि एलवीएमएच ने गुची में 5% स्टेक हासिल किया है और ये खबर उस दिन मीडिया में अनाउंस होगी। उन्होंने डिसोल को ये यकीन दिलाया कि बर्नार्ड का खरीदना कुछ और नहीं था, बस एक साथ काम करने की इच्छा थी। लेकिन बर्नार्ड के इतिहास को जानते हुए डिसोल को पता था कि ये एकदम बकवास था। गुची के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, उन्हें एलवीएमएच टेकओवर से पहले गुची में कोई और बड़ा स्टेक खरीदने वाला चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, गुची की वैल्यू $8.7 बिलियन थी और ये आर्नो के लिए तो सस्ता था, लेकिन फैशन इंडस्ट्री के बाकी लोगों के लिए ये बहुत महंगा था। तो डिसोल के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। अपने पहले परचेस के कुछ दिन बाद एलवीएमएच ने गुची में 9.5% और हासिल किया और 10 दिनों के अंदर आर्नो ने कंपनी का 25% से ज़्यादा कंट्रोल ले लिया। इसी बीच डिसोल फैशन इंडस्ट्री के हर सीईओ को डेस्परेटली कॉल कर रहे थे और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो गुची में इन्वेस्ट करें या कम से कम अपने शेयर्स बेचे ना। लेकिन कोई सीईओ द वुल्फ इन कश्मीर से लड़ना नहीं चाह रहा था। बर्नार्ड ने अपना स्टेक 34.4% तक बढ़ा दिया। ये फुल ऑन वॉर था और अब गुची के लिए करो या मरो वाला टाइम आ गया था। गुची के लिए ये फाइट फॉर सर्वाइवल थी और कई वकीलों से सलाह लेने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें क्या करना है। वो एलवीएमएच के शेयर्स को डाइल्यूट करेंगे। आप जानते होंगे कि काफ़ी बार कंपनीज अपना स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है। वैसे ही वो उल्टा भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा शेयर्स जारी कर सकते हैं। यूजुअली कंपनीज ये करने से बचने की कोशिश करती हैं जब तक उनको सच में पैसे की ज़रूरत ना हो। गुची को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें बर्नार्ड को रोकना था और डिसोल के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। इसीलिए उन्होंने सोचा, अगर मुझे शेयर होल्डर नहीं मिलता है तो मैं एक बना दूंगा।
मैं सभी शेयर्स को गुची के एम्प्लॉयज़ को एक बड़े एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान में दे दूंगा। तो फरवरी 1999 के एंड में गुची ने अपने एम्प्लॉयज़ को 20 मिलियन शेयर्स जारी किए और बर्नार्ड का स्टेक 35% से 25% तक ले आए। पहली बार गुची आर्नो को दूर करने में सक्सेसफुल हो रहे थे, लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। जब और इन्वेस्टर्स ने देखा कि कैसे गुची ने फैशन इंडस्ट्री के सबसे टफ बिजनेसमैन को हराया, तब उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। पूरा फैशन और बिजनेस वर्ल्ड उनको नोटिस कर रहा था। और तब एक आदमी फ्रैंकोआ पेनॉल्ट सीन में एंटर हुए। पेनॉल्ट फ्रांस के सबसे अमीर बिजनेसमैन में थे और उनके अंडर कॉन्वर्स शूज़ और सैमसोनाइड लगेज जैसे फेमस ब्रांड्स भी थे। वो भी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि LVMH गुची को ख़रीद ले। इसीलिए उन्होंने गुची को एक अल्टीमेटम दिया, 1 हफ्ते में डील फाइनल करो वरना मैं बाहर। उसी शाम डेसोल ने एक नई डील तैयार करी जिसमें 40 मिलियन शेयर्स और जारी होंगे, जिसको पेनॉल्ट $75 पर शेयर में ख़रीदेंगे। कुल मिला के $3 बिलियन का खर्चा होगा और पेनॉल्ट को गुची में 42% स्टेक मिलेगा। आर्नो का गुची में स्टेक 19.6% तक गिर गया। फाइनली आर्नो के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा और 2001 में उन्होंने अपना माइनॉरिटी स्टेक भी बेच दिया। ये उनकी सबसे ह्यूमिलिएटिंग और पब्लिक हार थी। लेकिन इस हार ने आर्नो को रोका नहीं, वो और ब्रांड्स खरीदते रहे और अपने एम्पायर को और बड़ा करते चले गए और आज उनकी पर्सनल नेटवर्थ अराउंड $200 बिलियन है। आर्नो की एक्विजिशन स्ट्रैटेजी बेसिकली है टॉप ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करो जिनकी ब्रांड वैल्यू और हिस्ट्री अच्छी है और एग्रेसिव टैक्टिक्स से उनका कंट्रोल हासिल करो। ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि आर्नो अपने मेंटर्स की लिस्ट में वॉरेन बफेट का नाम लेते हैं। आर्नो लग्जरी ब्रांड की दुनिया के वॉरेन बफेट हैं। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए कंपनी नहीं खरीदते बल्कि लॉन्ग टर्म में ब्रांड को और वैल्यूबल बनाते हैं। आर्नो दिखने में बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन असल में वो एक रूथलेस बिजनेसमैन है हु डज व्हाटएवर इट टेक्स। आर्नो को पता है कि एंड में उन्हें क्या पे करता है और वो है ब्रांड लॉयल्टी। उन्हें पता है कि अगर वो क्रिएटिव और मॉडर्न होना बंद करेंगे तो उनके कस्टमर्स कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि दे आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग हैप्पीनेस एंड डिज़ायर। उनके ज़्यादातर कस्टमर्स हैं पैसे वाले लोग जो अच्छा फील करना चाहते हैं, कुछ क्वालिटी का लेना चाहते हैं या शो ऑफ करना चाहते हैं। उनको ये फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पास कुछ यूनिक है, एक ऐसी चीज़ है जिसको ख़रीद के वो सेटिस्फाइड फील करेंगे। इसीलिए आर्नो हमेशा कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी पे फोकस करते हैं। वो क्रिएटिव डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं और उन्हें कंप्लीट फ्रीडम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1992 में मार्क जेकब्स पेरी एलिस ब्रांड के क्रिएटिव डायरेक्टर थे। उन्होंने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और ग्राउंड ब्रेकिंग कलेक्शन लॉन्च किया, द ग्रंज कलेक्शन। कलेक्शन में जेकब्स ने प्लेट शर्ट्स, बैगी पैंट्स और अनकेम्प्ड लुक्स को यूज़ किया जो उस समय के फैशन के नॉर्म्स के अगेंस्ट था। इस कलेक्शन ने फैशन क्रिटिक्स में मिक्स्ड रिएक्शंस क्रिएट किया। कुछ क्रिटिक्स ने इसे इनोवेटिव और फ्रेश माना और दूसरों ने इसे अनफ्लैटरिंग और अनपॉलिश्ड कहा। कलेक्शन बहुत सक्सेसफुल नहीं था और पेरी एलिस ने मार्क जेकब्स को उनकी पोजीशन से हटा दिया। लेकिन ये कलेक्शन उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उनको बर्नार्ड आर्नो बहुत ध्यान से देख रहे थे। आर्नो को जेकब्स की क्रिएटिविटी और विजन पसंद था और उन्हें लुई वुइटन का क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया। आर्नो ने जेकब्स को फुल क्रिएटिव फ्रीडम दिया और उनके साथ क्लोजली काम किया। जेकब्स के अंडर लुई वुइटन ने एक नई डायरेक्शन में मूव किया और ब्रांड ने स्ट्रीट वेयर और कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस को अपनाया। सबसे बड़ा चैलेंज लग्जरी प्रोडक्ट्स बेचने का है कि वो किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होते हैं। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो आप विंडोज़ या मैक लेते हो, आपको फ़ोन चाहिए तो आप सैमसंग या एप्पल लेते हो, लेकिन आपको 2 लाख के बैग की ज़रूरत नहीं होती है। और यही आर्नो का सबसे बड़ा टैलेंट है, वो आपको ऐसी चीज़ें बेचते हैं जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो डिज़ायर समझते हैं। एक इंटरव्यू में बर्नार्ड ने कहा, लग्जरी ये नहीं है कि कोई चीज़ कितनी महंगी या एक्सक्लूसिव है, बल्कि ये है कि लोग उसे कितना डिज़ायर करते हैं। आप इस फिलॉसफी को उनके सभी ब्रांड्स में देख सकते हैं। आप हमेशा सेलिब्रिटीज़ को LV पहनते हुए देखेंगे। इंडिया में सिर्फ 3 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं और जब आप स्टोर पे जाते भी हैं आपको लाइन में इंतज़ार करना होता है। अंदर जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप एक पैलेस में हैं। ये सब आपको और ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। आपको फील होता है कि अगर आप LV खरीदोगे तो आप स्टैंड आउट करोगे। आपको फोर्स नहीं किया जाता या डिस्काउंट की लालच नहीं दी जाती, बल्कि आपको सीड्यूस किया जाता है, क्योंकि आप अमीर महसूस करना चाहते हैं, अट्रैक्टिव होना चाहते हैं और स्टेटस चाहते हैं। आप खुद ही खरीदोगे। और यही रीज़न है कि बर्नार्ड आर्नो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। एक रूथलेस बिजनेस स्ट्रैटेजी और ह्यूमन साइकोलॉजी की बेहतरीन समझ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।